नमस्कार। नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी एक सकारात्मक दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को सकारात्मक दिशा में ले जाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन में उनकी यह कोशिश जारी है और हाल के दिनों के जो घटनाक्रम है उन्होंने इस बात को दर्शाया है कि राहुल गांधी काफी दृढ़ संकल्पित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल राज्यसभा के चुनाव के लिए अपने 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इन उम्मीदवारों में कर्नाटक से 3 उम्मीदवार हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान है। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन है, राजस्थान से नीरज डांगी हैं, तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवर्ती और झारखंड से प्रणव झा हैं। अब अगर हम इन उम्मीदवारों को देखें तो इसमें दो तरह की विशेषताएं हैं जिन्हें मैं रेखांकित करना चाह रहा हूं। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस ने इस बात पर ध्यान दिया है कि वह बुजुर्गों को साथ रखे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका दें। तो आप इन उम्मीदवारों में पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हैं जो युवा हैं। समर्पित कार्यकर्ता होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण कसौटी है और उस सिलसिले में हम पवन खेड़ा के नाम का उल्लेख कर सकते हैं, जिन्होंने कई तरह की समस्याएं भी झेली हैं अब मोदी सरकार की मुखर आलोचना करने के कारण। एक बार मोदी सरकार ने उन पर मुकदमा किया, एक बार असम में उन पर मुकदमा हुआ, लेकिन वे काफी जोश खरोश के साथ और संकल्प के साथ अपने विचारों को रखते रहे। कई बार जब आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इस तरीके से तीखे रूप में सरकार की आलोचना करना और आज के दिन में आलोचना करना यह सच में हिम्मत का काम है। और पवन खेड़ा उन चंद नेताओं में हैं जो इस तरह की हिम्मत दिखाते हैं। हम कह सकते हैं कि सुप्रिया सनेत भी इस तरह की हिम्मत दिखाने वाली नेता के रूप में हैं। तो पवन खेड़ा को टिकट दिया जाना यह दर्शाता है कि कांग्रेस जमीनी स्तर के अपने कार्यकर्ताओं को महत्व देती है, खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि जो इस तरह के नेता हैं वो बिल्कुल ही आरंभिक रूप से कांग्रेस से जुड़कर अपनी राजनीति करते आए हैं। और इस संदर्भ में मीनाक्षी नटराजन का भी नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने बहुत ही युवा दौर से ही कांग्रेस से जुड़कर अपनी राजनीति शुरू की। बाकी चाहे वो नीरज डांगी हो या प्रवीण चक्रवर्ती हो या प्रणव झा हो, इन्होंने भी पार्टी के प्रति अपने समर्पण को लगातार दिखाया है। वैचारिक रूप से इनमें बिल्कुल एक स्पष्टता है। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि एक स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने युवाओं को मौका देने का काम किया है। दूसरे स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसे नेताओं से पिंड छुड़ाने की भी कोशिश की है जो अपनी वरिष्ठता के आधार पर बार्गेनिंग करके पार्टी में अपनी स्थिति सुनिश्चित करना चाहते हैं। और इस संदर्भ में मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया जाना काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश की नेता हैं, वे एक बार सांसद रह चुकी हैं और उनके सामने जो टिकट मांगने वाले दूसरे उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी से, उसमें कमलनाथ भी शामिल थे। मीडिया के रिपोर्ट्स में यह बात खुलकर आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सारे लोगों को कमलनाथ ने यह ऑफर भेजा कि अगर कांग्रेस उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाती है तो वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उड़ीसा से भी कांग्रेस का राज्यसभा का एक उम्मीदवार जीत जाए। लेकिन कमलनाथ की पार्टी के प्रति निष्ठा हाल के दिनों में काफी सवालों के घेरे में रही है। सवालों के घेरे में रहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब पिछली बार कांग्रेस के खिलाफ नतीजा आया तो उसके बाद के दौर में यह चर्चा बड़ी जोर शोर से चली कि कमलनाथ और उनके पुत्र दोनों भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ आखिरी समय में कमलनाथ की बात नहीं बनी और वो कांग्रेस पार्टी में ही रह गए। तो इस लिहाज से वे यह चाहते थे कि फिर से उन्हें केंद्रीय स्तर की राजनीति में एक मौका मिले, लेकिन उन्हें टिकट ना देकर राहुल गांधी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि वे युवाओं को और पार्टी के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ज्यादा महत्व देना चाह रहे हैं। और यह एक ऐसी चीज है जिसे कांग्रेस पार्टी ने जो अन्य दो राज्य हैं जहां पर उसने अभी मुख्यमंत्री एक राज्य में चुना और एक राज्य में मुख्यमंत्री बदला, वहां भी इस बात को दर्शाया। जो सतीशन साहब मुख्यमंत्री बने हैं वो भी आरंभिक दौर से कांग्रेस के से जुड़े रहे हैं और उसके प्रति निष्ठावान रहे हैं। और डीके शिव कुमार के बारे में भी यही बात कही जाती है। जो बात हम कर रहे हैं वरिष्ठ नेता कमलनाथ की, हालांकि वो भी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि हाल के दिनों में उनकी राजनीतिक गतिविधियां थोड़ी संदिग्ध किस्म की हो गई कांग्रेस आला कमान की नजर में। तो राहुल गांधी ने और कांग्रेस आला कमान ने कांग्रेस के नेताओं को एक साफ चेतावनी दी है या एक साफ संदेश दिया है कि वे इस बात को समझें
कि पार्टी के प्रति निष्ठा, पार्टी के लिए लगातार काम करना एक ऐसी महत्वपूर्ण कसौटी है जिसके आधार पर ही लोगों को पद दिए जाएंगे। लेकिन जो दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वह यह कि इन राज्यसभा चुनावों में अगर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सही तरीके से जीत जाते हैं, खासतौर पर मैं कहूंगा मध्य प्रदेश में, तो यह कहा जाएगा कि एक प्रक्रिया जो राहुल गांधी ने शुरू की है वह पूरी तरीके से मूर्त रूप लेती हुई दिख रही है। जब मैं यह कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सतीशन को मुख्यमंत्री बनाना केरल में एक टेढ़ी खीर थी। हालांकि राहुल गांधी चाहते तो पहले दिन या दूसरे दिन ये निर्णय ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत की और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि केसी वेणुगोपाल की जगह या रमेश चन्नीथला की जगह सतीशन मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसी तरीके से कर्नाटक में उन्होंने कुछ समय लेकर यह सुनिश्चित किया कि सिद्धारमैया जो काफी सीनियर हो चुके हैं उनकी जगह डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। इन दोनों ही निर्णयों की जो खूबसूरत बात थी या जो सकारात्मक बात थी राहुल गांधी के लिए वह यह कि किसी भी पक्ष ने उनके इस निर्णय पर सवाल नहीं उठाया। सिद्धारमैया ने भी उनके निर्णय को बहुत ही विनम्रता के साथ स्वीकार कर लिया। हालांकि उन्होंने कुछ शर्तें जरूर रखी होंगी कि उनके गुट के नेताओं को या उनके समर्थकों को अच्छे पद मिले, लेकिन कोई ऐसा मैसेज सार्वजनिक रूप से नहीं गया जिससे ऐसा लगे कि सिद्धारमैया नाराज हैं। और केरल में भी इस तरह का मैसेज नहीं आया। लेकिन राहुल गांधी की चुनौती यह है कि वे सभी नेताओं की जीत को सुनिश्चित कर पाए, विशेष रूप से मीनाक्षी नटराजन को, क्योंकि यह बात लगातार मीडिया में चल रही है कि हालांकि कांग्रेस के पास तकरीबन 63 विधायक हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन इन 63 विधायकों में से 58 के वोट की जरूरत होने के बावजूद यह सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जीत ही जाएंगी, क्योंकि इस बात की भी संभावना है कि कमलनाथ की तरफ से कोई खेल हो जाए या किसी अन्य नेता की तरफ से कोई खेल कर दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे जुगत भिड़ा दे जिससे कांग्रेस की उम्मीदवार चुनाव हार जाए। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई इस बात को सुनिश्चित करे कि मीनाक्षी नटराजन जीते। अगर मीनाक्षी नटराजन जीतती हैं तो यह बात और ज्यादा दृढ़ता से और ज्यादा मजबूती से स्थापित हो जाएगी कि अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी तरीके से इस बात के लिए तैयार हैं कि जो नई पीढ़ी है उसे कमान दी जाए और जो नेता अब सीधे तौर पर काफी राजनीतिक रूप से निष्क्रिय हो चुके हैं उन्हें अब यह कहा जाए कि वे आराम ही करें। और अगर कांग्रेस पार्टी को इसमें सफलता मिलती है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वह राजस्थान में भी कोई बड़ा फैसला ले सकती है, यानी कि वो यह तय कर सकती है कि सचिन पायलट को फिर से आगे किया जाए और अशोक गहलोत को इस बात के लिए राजी किया जाए कि अब उनकी राजनीतिक भूमिका तकरीबन खत्म हो चुकी है, खासतौर पर इस रूप में कि वे मुख्यमंत्री का पद फिर से हासिल कर पाएंगे, भले ही कांग्रेस राजस्थान में चुनाव जीते तो या ना जीते। मतलब जीतेगी तभी इस बात की संभावना रहेगी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उसकी संभावना अब धीरे धीरे खत्म कर दी जाएगी और युवा पीढ़ी के नेता को कमान दे दी जाएगी। अगर राहुल गांधी इस तरह के बदलाव कर पाते हैं तो यह एक ऐसी विजय होगी उनकी जिसके माध्यम से वो यह तय कर पाएंगे कि आने वाले चुनावों में यानी कि 2029 तक कांग्रेस पार्टी की बागडोर पूरी तरीके से नए जोशो खरोश वाले युवा नेताओं के हाथों में हो। हमें इस बात पर ध्यान रखने की जरूरत है कि बहुत सारे विद्वान वंशवादी राजनीति के आधार पर राहुल गांधी की आलोचना करते हैं। रामचंद्र गुहा बार बार उन पर हमला करते रहते हैं, पर वो एकमात्र व्यक्ति नहीं है, ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं। हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि राहुल गांधी ने जिन नेताओं को आगे बढ़ाया है वे नेता युवा हैं, उनमें से अधिकांश नेता राजनीतिक पृष्ठभूमि के नहीं हैं और ऐसे परिवारों से जुड़े हुए नहीं रहे हैं जहां पर कोई राजनीति करता है। कुछ जरूर ऐसे रहे हैं, पर बहुतेरे ऐसे रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के साधारण कार्यकर्ता थे, युवा कांग्रेस से जुड़े थे और इस रूप में उन्हें राहुल गांधी ने आगे प्रमोट करने की कोशिश की और ऐसे नेताओं की एक लंबी सूची बन सकती है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की दिशा को एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने में या कांग्रेस को एक सकारात्मक दिशा देने में राहुल गांधी का यह एक ऐसा योगदान है जिसे आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में दर्ज किया जाएगा, उनके योगदान के रूप में दर्ज किया जाएगा। लेकिन इस संदर्भ में बहुत सारी चुनौतियां अभी आने बाकी हैं और राहुल गांधी उन सारी चुनौतियों को पार कर पाएंगे ऐसी उम्मीद कांग्रेस के समर्थक कर सकते हैं। लेकिन इस बात की जरूरत है कि वे और ज्यादा
कुछ पहलुओं पर सावधान रहे। मिसाल के तौर पर महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। जो 7 राज्यसभा की सीटें दी गई, उन 7 सीटों में से तकरीबन 3 सीटें महिलाओं को दी जा सकती थी, लेकिन सिर्फ एक मीनाक्षी नटराजन को ही उम्मीदवार बनाया गया है। उसी तरीके से कांग्रेस को अपनी मैसेजिंग को भी स्पष्ट करना होगा। मिसाल के तौर पर जो राज्यसभा की सीटें दी गई हैं, उनमें से 3 ब्राह्मण हैं, 3 साफ तौर पर जिनके बारे में सार्वजनिक जीवन में जाना जाता है कि ब्राह्मण नेता हैं, प्रणव झा, प्रवीण चक्रवर्ती और पवन खेड़ा। लेकिन कांग्रेस इस मैसेज को ज्यादा साफ तरीके से ब्राह्मण मतदाताओं को नहीं दे पाती है कि असल में वह उन्हें सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे रही है। और अगर कांग्रेस का यह मौजूदा समय में राजनीतिक लक्ष्य नहीं है और उसे ओबीसी राजनीति पर फोकस करना है, तो फिर उम्मीदवारों की सूची में भी यह बात और स्पष्टता से दिखनी चाहिए। यानी कि 7 में से तकरीबन 3 उम्मीदवार ओबीसी वर्ग से होने चाहिए थे, और ऐसा लगता है कि 2 दलित उम्मीदवार अवश्य हैं, लेकिन ओबीसी उम्मीदवार उस अनुपात में नहीं है। तो फिर कांग्रेस को इस बात के प्रति और ज्यादा जागरूक होना चाहिए, और खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी की जो भी राजनीति रही है, उसकी आलोचना हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसी रूप में आई है कि वे कहते हैं कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं, और इस संदर्भ में यह कहा गया कि उन्होंने एक ओबीसी मुख्यमंत्री को हटा दिया है। तो कुल मिलाकर मैं कहना यह चाह रहा हूं कि राहुल गांधी एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, पर जब भी वो कोई और बड़ा फैसला लें, उन्हें इन तमाम पहलुओं पर भी ध्यान रखना चाहिए कि जो समाज के विभिन्न तबके हैं, उन्हें सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिले। और अगर पार्टी सोच विचार कर किसी खास समूह को रिप्रेजेंटेशन दे रही है, तो फिर पार्टी को इस बात में सक्षम होना चाहिए कि वह उस समूह तक यह मैसेज साफ तरीके से पहुंचा पाए। आज की अपनी चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूं। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।